सत्र के प्रारंभ में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण एक अवसर होता है प्रदेश की जनता के सामने राज्य की वास्तविक उपलब्धियों को बताने का और राज्य के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों एवं समस्याओं के बारे में उन्हें सचेत करने का। मुझे दुख है कि प्रदेश सरकार ने अभिभाषण में उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया है और प्रदेश की समस्याओं एवं चुनौतियों के बारे में पूरी तरह मौन साधा गया है। राजस्थान को एक आदर्श राज्य, दूसरे प्रदेशों के लिए अनुकरणीय राज्य बताना धरातल की सच्चाई से मुंह मोड़ना है। आदरणीय सभापति महोदय, पूर्व वक्ताओं ने भी अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रखी है। कुछ बातें मैं राजसमंद के हिसाब से, और सबसे पहले क्योंकि शिक्षा की बात हो रही थी और ये बात हुई कि बच्चियों के टॉयलेट, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है किसी भी स्कूल में, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी मंत्री महोदय कि कांकरोली के बीच, कांकरोली में बालकृष्ण स्कूल जो कि सबसे पुराना स्कूल है, वहाँ की टॉयलेट्स की ये स्थिति है कि वहाँ पर बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं है। आप जानना चाहते थे कि कहाँ पर नहीं है, एक स्कूल का नाम तो मैंने आपको बता दिया। माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा के उसमें आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। करीबन 1300 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की घोषणा हुई राजस्थान में, और इंग्लिश मीडियम में टीचर्स नहीं हैं। सिर्फ एक नाम देने से कि अब हमारे यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा, उससे बच्चे पढ़ाई नहीं करते। बच्चों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अच्छे टीचर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि 10,000 टीचर्स की कमी है पूरे प्रदेश में। और अगर मैं सिर्फ राजसमंद की बात करूं तो हर स्कूल के अंदर कहीं 2 टीचर्स हैं, कहीं 3 टीचर्स हैं, और उनसे बच्चे काम कर रहे हैं। विशेषज्ञ टीचर्स नहीं है, मैथ्स के लिए टीचर्स नहीं है, साइंस के लिए टीचर्स नहीं है। उन बच्चों का परिणाम मेरे यहाँ की विधानसभा का पिछली बार का मार्च में जब रिजल्ट आया था तो मैथ्स में एक पंचायत पिपरडा, उसके अंदर मैथ्स में इतने बच्चे फेल हुए थे क्योंकि वहाँ पे टीचर्स नहीं थे। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। इस अभिभाषण में तो बहुत आपने बातें, अगर इस के बारे में ये कितने 261 पेजेस का जो पूरा अभिभाषण है, 63 पेजेस का, एक एक पॉइंट पे अगर हम बात करें तो शायद एक रात भी कम है, क्योंकि हर पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावनी भाषा, जैसा कि आपका मैनिफेस्टो था वैसा ही अभिभाषण है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। शिक्षा से आगे बढ़कर अगर लाइट की, बिजली की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई कि हम आपके दर कम कर देंगे बिजली, पर बिजली की दरें तो आपने बढ़ाई है और बिजली कम करी है। किसानों को राजसमंद के अंदर कभी सुबह 4 बजे, कभी 5 बजे लाइट मिलती है। इस ठंड में जब कलेक्टर बच्चों की स्कूल की छुट्टियां करता है सभापति महोदय, वो ये बोलकर कि बहुत ठंडे, बच्चे बेचारे सुबह तैयार कैसे होंगे, तो वो किसान क्या इंसान नहीं है? सुबह 4 बजे वो किस तरीके से उठकर और सिंचाई करेंगे? उन किसानों का दुख इस सरकार ने देखा ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ इसमें बड़ी बड़ी बातें, पेज नंबर इसमें है, पेज नंबर 33 को आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा है कि हमने बहुत सारे नव विचार करे हैं, नई नई बातें कही हैं। हमने ये बात कही है कि किसानों के लिए हम इतने बिजलियों को इतने क्या कहते हैं, मानवीय उस पर हम देंगे, बिजली 5 घंटे 6 घंटे देंगे, इसके अंदर ये लिखा है। पर अभी की स्थिति ये है कि सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे, कभी सुबह 3 बजे इस तरीके से बिजली दी जाती है। और अगर पावर कट होता है तो वो ऐसे टाइम पर होता है जब बच्चों को स्कूल जाना है, सबको अपने अपने काम पे जाना है, सुबह 7:30 से 8 बजे, इस तरीके के अमानवीय समय पर पावर कट करते हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इंडस्ट्री को बिजली तो आप 24 घंटे देते हैं, किसान जो 40% किसान आज भी रोजगार, हमारे प्रदेश में 40% लोग एम्प्लॉयमेंट उनका एग्रीकल्चर बेस्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको नज़रअंदाज किया जाता है। इन लोगों की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं से इनको अलग रखा जाता है। बिजली की दरें तो आपने बहुत बढ़ाई और बिजली का समय आपने इतना कम करा, पर मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूँगी कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ करा है, कृषि महाविद्यालय खोले हैं, 29 नए कृषि महाविद्यालय खोले गए, और आपने ये कहा कि हम किस तरीके से किसानों को अच्छी सुविधाएं, मतलब अच्छा एजुकेशन देंगे ताकि वे बढ़ोतरी कर सकें। उन कृषि महाविद्यालयों की क्या स्थिति है आज तक, क्या ये बता सकते हैं आप लोग हमें?
उन कृषि महाविद्यालयों की ये स्थिति है कि वहाँ पे 2 टीचर्स भी नहीं हैं, वहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए महाविद्यालयों की वो भी नहीं है। सिर्फ नाम के लिए आपने कृषि महाविद्यालय की, हमने पूरे राजस्थान में 29 कृषि महाविद्यालय खोले, लेकिन आज तक वहाँ पर कुछ भी हो नहीं रहा है। और बिजली की एक और बात, आप हमेशा ये बात बोलते रहते हैं कि हमारे यहाँ पे कोयला नहीं है, कोयले की कमी के कारण हम बिजली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बात मुझे बताइए कि कोयला तो आपने मांगा छत्तीसगढ़ से, आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर, क्या आप अपनी जहाँ पर आपके कांग्रेस की सरकार है वहाँ से आप कोयला नहीं मांग सकते, जिसकी वजह से आपको सुप्रीम कोर्ट में प्ली दायर करनी पड़ी। माननीय सभापति महोदय, अजमेर विद्युत निगम ने सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली दायर करी है कि छत्तीसगढ़ हमें कोयला प्रोवाइड करे। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके 2 नेता जुड़े हुए नहीं, आपके 2 राज्य जुड़े हुए नहीं, और आप भारत जोड़ो की बात करते हैं। किस तरीके से आप ये बात करते हैं, ये मेरे समझ के बहुत परे है। कल ही एक इंटरव्यू में किसी ने मुझे कहा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस तो 2-2.5 साल का ही है यहाँ पर एक विधायक के तौर पर, लेकिन इतनी एजुकेशन मेरे पास है कि मैं इसको पढ़कर ये कर सकती हूँ, कि ये कोट कर सकती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करना चाहते हैं। एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी है मंत्री महोदय महिलाओं के लिए कि हम वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से उनको कुछ ना कुछ अच्छा देंगे, जिसमें आपने 17,000 महिलाओं का पंजीकरण कराए, और इसमें ये लिखा गया है कि 20,000 महिलाओं को आप और इसमें पंजीकरण करेंगे। कुछ मुझे ऐसा याद आता है कि कुछ पंजीकरण तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारों के बारे में भी हुए थे। करीबन 16,000 पंजीकरण हुए थे, उसमें से कितनों को भत्ता मिला पता नहीं। और ये वर्क फ्रॉम होम के लिए जो आप महिलाओं का पंजीकरण करेंगे, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि वो महिला जो अपने घर के अंदर सिलाई करती है, वो महिला जो अपने घर में हैंडीक्राफ्ट का काम करती है, वो महिला जो अपने घर पे ब्यूटी पार्लर चलाती है, उन महिलाओं के लिए कुछ सुविधा के लिए आपने कहीं सोचा या नहीं सोचा? आज तक हम यही सोचते रह गए महिलाओं के लिए। इस राजस्थान में महिलाओं की जो स्थिति इस सरकार में हुई है, वैसी तो पहले कभी भी नहीं हुई। जिस तरीके से रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पिछली बार 5,000 थे, इस बार 6,300 है। आप ये बात कहते हैं कि कानून व्यवस्था हमने इतनी सुचारू कर ली है, कहाँ है कानून व्यवस्था? ये रेप केसेस बढ़े क्यों? ये तो कम होने चाहिए। एफआईआर दर्ज करने जब जाते हैं, एक और इसमें बहुत बड़ी बात आप लोगों ने कही कि एफआईआर दर्ज करने के लिए आते हैं तो हमने रिसेप्शन बनाया है, एक कक्ष बनाया अलग से, जहाँ पर आराम से आएँ और एफआईआर दर्ज करें। मुझे आप लोग बताएं, यहाँ पर और भी विधायक हैं, वो भी मेरी बात से सहमत हो सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज करने जाता है तो सबसे पहले तो उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है, उसको ये बोला जाता है आप रुको, आप अभी हम देखते हैं 2-2, 3-3 दिन एक विधायक को कॉल करना पड़ता है कि भैया इस बंदे की एफआईआर दर्ज करो, तब जाके एफआईआर दर्ज होती है, क्योंकि आपको आंकड़े दिखाने और सिर्फ झूठे आंकड़े दिखाने। ये परिस्थिति राजस्थान की है आज। संपर्क पोर्टल की बात करें, आपने इसमें अंत में ये सेकेंड लास्ट पेज है, इसके अंदर ये लिखा है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 1 जनवरी 2022 दिसंबर 2022 तक 23,40,000 परिवेदनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से लगभग 21,83,000 परिवेदनाओं का निस्तारण किया जा चुका है। ऑनलाइन परिवेदना निस्तारण में हम संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पर है। बहुत बड़ी बात कही। मैं आपको एक छोटे से गांव का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मेरी विधानसभा में एक छोटा सा गांव है गंगास, जवासिया पंचायत में। वहाँ पर एक व्यक्ति ने एक परिवेदना लिखी, ऑनलाइन पोर्टल पे डाला कि हमारी पाइपलाइनों में ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कब होगा। वहाँ पर आते हैं अधिकारी, आकर उनको बोलते हैं कि ये तो आपकी कभी अभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसको तो हम देखेंगे, इसको हम 6-7 महीने बाद करेंगे। अभी तो हमारा ठेकेदार, कभी तो कहीं उसके परिवार में किसी की डेथ हो गई, और माननीय अभी मंत्री महोदय ने बताया कभी दिवाली मना रहे हैं, कभी शादी मना रहे हैं, और कभी किसी की डेथ हो गई, पर काम किसी को नहीं करना है, और बस ये जवाब देकर और वो पोर्टल में बोल देते हैं कि हम उस व्यक्ति से मिले। डेफिनेटली मिले, अधिकारी गया, उस व्यक्ति से मिला, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या उस व्यक्ति की समस्या का समाधान हुआ, ये बात मैं जानना चाहती हूँ। सिर्फ नाम से संपर्क पोर्टल पे हमने इतने व्यक्तियों से मिले, पर उसके बाद उनकी जो प्रॉब्लम थी उसका निराकरण आज तक नहीं हुआ। ये बात मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें आप ये बताएं कि संपर्क पोर्टल के द्वारा आपने एक्चुअल में कितने जनों को मदद करी है, एक्चुअल में किसको सुविधा मिली, एक्चुअल में किसका काम हुआ। पीडब्ल्यूडी की सड़कों की बात करी, अभी माननीय
अशोक जी लावटी ने भी ये बात कही थी कि 10 करोड़ की सड़कें, जिसके लिए हम मेज नहीं थपथपा रहे थे तो आप लोगों ने बोला अरे 10 करोड़ की सड़कें, तो याद है सबको, हमें बोला गया था कि अरे थपथपाओ, 10 करोड़ की सड़कें तो आपको भी मिली है। नया बजट सत्र आ गया है माननीय सभापति महोदय, वो उन सड़कों में से सिर्फ 2 सड़कें 15 दिन पहले इस डर के कारण चालू हुई मेरे राजसमंद में कि वापस बजट सेशन आ रहा है और मैडम ये बात उठाएंगे। बहुत सारी बातें हैं सभापति महोदय। भ्रष्टाचार 2 मिनट में करूंगी सभापति महोदय, सबसे छोटी विधायक हूं आपके सदन की, आप मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हैं। भ्रष्टाचार पर बात करें तो ये बात जरूर कहूंगी कि बहुत बड़े बड़े दावे आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार, हम जीरो टॉलरेंस के ऊपर हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस कहां पर है? इतनी बड़ी पेपर लीक की बात, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी ये बात बोली कि ये होना क्यों चाहिए, हमें इसी बात का जवाब चाहिए। हो गया, आप क्या उसके साथ कर रहे हैं? आप एसओजी से जांच करा रहे हैं, आप सीबीआई से जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन वापस से ये नहीं हो, उसके बारे में आज तक कुछ भी नहीं करा गया है। इस बात की पीड़ा आज के युवा को है सभापति महोदय। अंत में मुझे पता है आप देख रहे हैं, मुझे महिला रेप केसेस और बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखनी थी, लेकिन मैं बस आपको यही बात कहना चाहूँगी कि ये जो अभिभाषण है, इस अभिभाषण में आपने जो बात लिखी है और आपके अधिकारियों ने जो बात लिखी है, उन अधिकारियों को आप बोलिए कि जनता अब भोली भाली नहीं रही है और इनको हम बेवकूफ़ बनाना बंद करें। हम ये बात, इसमें जो ये मैनिपुलेटिव भाषा, शुगर कोटेड भाषा जिसको कहते हैं, उस तरीके से आपने जो लिखी है, उसकी जगह अगर हम बेसिक चीज़ों पे ध्यान दें, उनका जो बेसिक अधिकार है उस पर ध्यान दें कि बिजली, पानी, कानून, रोजगार, इस पर ध्यान दें, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार होने का अपना पूर्ण तरीके से अपना जो जिस वजह से हम यहाँ पर आज बैठे हैं वो काम कर पाएंगे। इसी बात से मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए धन्यवाद सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया।